नमस्कार। अगले वीडियो में हमने देखा है काव्य का स्वरूप। काव्य के स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम काव्य के लक्षण यानी काव्य की परिभाषाओं पर चर्चा हम करेंगे। काव्य के लक्षण यानी परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने दी हुई दिखाई देती है। ये लक्षण या ये परिभाषाएं बहुत सारी है, अनगिनत है। काव्य का स्वरूप इन लक्षणों में हम बांध नहीं सकते। फिर भी इन लक्षणों के अध्ययन से हम काव्य के स्वरूप पर, काव्य के तत्वों पर और काव्य के विविध रूपों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम काव्य की जो संस्कृत की परिभाषा है, इन संस्कृत की परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संस्कृत की परिभाषाओं में हम भरत मुनि के काव्य शास्त्र पर विचार करेंगे। भरत मुनि ने अपना नाट्यशास्त्र ये सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा हुआ दिखाई देता है। इस ग्रंथ में काव्य की कोई परिभाषा, काव्य का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन काव्य के तत्वों का इसमें विचार किया हुआ दिखाई देता है। इसमें रस, गुण, अलंकार, भाव और अभिनय, इन बातों की विस्तार से चर्चा की हुई दिखाई देती है। इसके बाद अग्निपुराण की परिभाषा मिलती है। अग्निपुराण ये भी ग्रंथ सबसे प्राचीन है और इसकी परिभाषा जो है या इसमें व्यक्त किया हुआ लक्षण जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें कहा गया है, काव्य की परिभाषा करते वक्त कहा गया है कि संक्षेपाद वाक्यन मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यन स्फुरदलंकारन गुणवदोष वर्जितम। यानी इसका मतलब क्या है? तो संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वाक्य काव्य है। इष्टार्थ यानी योग्यार्थ प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वाक्य यानी काव्य है, जिसमें अलंकार हो, जो दोष रहित हो और गुण युक्त हो। इस परिभाषा में हमें 5 बातें दिखाई देती है। इष्टार्थ यानी योग्यार्थ, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, गुण और दोष। ये 5 बातें काव्य की बाह्य रूपरेखा स्पष्ट करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद आचार्य भामह का नंबर आता है। आचार्य भामह ने काव्य की परिभाषा करते वक्त लिखा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा करते वक्त कहा है कि वाक्यन रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य काव्य है, ऐसा उनका अर्थ बनता है। अतः इसका यह भी एक अर्थ बन सकता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है, वह रस जिस वाक्य में होता है वह काव्य है, ऐसा इसका अर्थ बनता है। इसके बाद पंडितराज जगन्नाथ का नाम आता है। पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा करते वक्त कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दाः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दाः काव्यम, यानी अर्थ इसका होता यह है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य है, ऐसा इसका अर्थ बनता है। लेकिन हम इसका अर्थ इस प्रकार लेंगे कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्य को काव्य ऐसा कहा जाता है। ये हो गई संस्कृत आचार्यों ने की हुई काव्य की परिभाषा के बारे में संक्षेप में जानकारी। इसके बाद हम अंग्रेजी के विद्वानों ने जो काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण निर्माण करने का प्रयास किया गया है, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इस ग्रंथ में या इस शब्दकोश में काव्य की परिभाषा दी गई है, वो इस प्रकार है। पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट। पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, यानी इसका अर्थ यह है कि कवि का कार्य है कला, यही काव्य है। कवि का कार्य है कला, यही काव्य है, यही इसका अर्थ बनता है। ये लक्षण अस्पष्ट है, ये लक्षण अस्पष्ट है। दूसरी परिभाषा आती है ड्राइडन की। ड्राइडन ने कहा है
कि पोएट्री इज आर्टिकल्ड म्यूजिक। पोएट्री इज आर्टिकल्ड म्यूजिक मतलब इसका यह है कि कविता सुस्पष्ट संगीत है। कविता सुस्पष्ट संगीत है। अतः यह परिभाषा सर्वत्र सत्य नहीं है। संगीत कविता का एक पक्ष है। संगीत कविता का एक पक्ष है। संगीत तत्व कविता का अनिवार्य अंग नहीं है। इसके बाद कॉलरिज ने परिभाषा दी है। वे कहते हैं पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। यानी इसका मतलब यह है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। अतः इसका मतलब क्या है, सर्वोत्तम शब्द कौन से हैं और उनका सर्वोत्तम क्रम कौन सा है, यह हम समझ नहीं पा सकते। इसलिए इस परिभाषा पर भी इस परिभाषा को भी उतना महत्व नहीं दिया जाता। इसके बाद हम मैथ्यू अर्नाल्ड की परिभाषा देखते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने जो कविता की परिभाषा की है वो इस प्रकार है। पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं देखिए, पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसका मतलब यह है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है और यह सही है। इसके बाद हम कविता की पूर्ण परिभाषा जो देखना चाहते हैं वो कविता की पूर्ण परिभाषा चेम्बर्स कोश में हमें मिलती है। वो इस प्रकार है, देखिए, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड्स थॉट्स which are the creations of imagination and feelings। देखिए फिर एक बार, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड्स थॉट्स which are the creations of imaginations and feelings। इसका अर्थ ये बनता है कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला यानी कविता है। फिर एक बार दोहराता हूं, इसका अर्थ कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है, ऐसा उसका अर्थ है। अतः इसकी चर्चा करते वक्त हम कहेंगे कि काव्य के भीतर अभिव्यंजना कौशल रहता है, काव्य के भीतर कल्पना, अनुभूति और विचार तत्व भी रहता है। इस परिभाषा में हमें एक दोष दिखाई देता है। वो कौन सा है कि काव्य के लिए आवश्यक नहीं है कि वह सदैव संगीतमय मधुर शब्दों में ही अभिव्यक्त हो। काव्य के लिए पुरुषावृत्ति भी आवश्यक है, जिसमें वीरता, क्रोध, भय आदि के भाव अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए कविता के लिए मधुर से अधिक लयात्मक एवं प्रभावकारी शब्दों की आवश्यकता है, ऐसा कहा जा सकता है। पर यह भी हो गई पद्य काव्य की विशेषता, गद्य काव्य की नहीं। साथ ही साथ कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचार काव्य के गंभीर तत्व और कवि की मौलिकता को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करते, ऐसा भी कहा जा सकता है। और इसीलिए हमें डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा सबसे अधिक उपयुक्त लगती है, जो इस प्रकार है। उसका अर्थ हम यहाँ देंगे, उसका अनुवाद हम यहाँ देंगे। वो परिभाषा इस प्रकार है कि काव्य कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। काव्य कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद हम हिंदी के विद्वानों ने जो काव्य के लक्षण, काव्य की परिभाषा निर्माण करने का प्रयास किया गया, उन पर विचार करेंगे। हिंदी के अधिकांश लक्षणों में, हिंदी के अधिकांश परिभाषाओं में हमें देखने को मिलता है कि इनमें एक तो संस्कृत काव्य लक्षणों का प्रभाव मिलता है या अंग्रेजी परिभाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। यानी इन लक्षणों में मौलिकता बहुत कम दिखाई देती है। फिर भी इन लक्षणों पर हम विचार करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य की कोई वैसी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने 2-3 प्रसंगों में काव्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते वक्त कहा है कि एक जगह उन्होंने कहा है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। दूसरी जगह उन्होंने कहा है कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है।
चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। और तीसरी जगह उन्होंने कहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, मतलब यह है कि हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों की अभिव्यक्ति यानी कविता है, ऐसा उसका अर्थ हम ले सकते हैं। अतः इसके बाद हम कविता की परिभाषा जो महादेवी वर्मा ने की है उस परिभाषा पर चर्चा करेंगे। यानी महादेवी वर्मा ने एक जगह कहा है कि कविता हमें असीम सत्य की झांकी दिखलाती है। कविता हमें असीम सत्य की झांकी दिखलाती है। कविता की परिभाषा करते वक्त महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। अतः फिर एक बार दोहराता हूं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। अतः यह लक्षण पूरे काव्य क्षेत्र पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह गीति काव्य की विशेषता है। अतः गीति काव्य की विशेषता होने के कारण जिसमें कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण किया जाता है। इसके बाद हम सुमित्रानंद पंत की परिभाषा देखेंगे। सुमित्रानंद पंत ने कहा है कविता की परिभाषा करते वक्त, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन यह परिभाषा स्वीकार नहीं है। अतः इसमें परिपूर्ण क्षण किसे कहा जाए? हर कोई व्यक्ति का परिपूर्ण क्षण होगा तो हर कोई व्यक्ति कवि होगा, तो यह परिभाषा स्वीकार नहीं है। इसके बाद हम आज हिंदी के महान साहित्यिक प्रेमचंद जी ने जो कविता की परिभाषा की है उस परिभाषा पर देखेंगे, विचार करेंगे कि उन्होंने कहा है कि जीवन की सच्ची आलोचना यानी साहित्य है। जीवन की सच्ची आलोचना यानी साहित्य है। जो मैथ्यू अर्नाल्ड ने कही हुई परिभाषा दिखाई देती है उसी प्रकार की परिभाषा प्रेमचंद ने की हुई दिखाई देती है। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा हम देखेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कविता की परिभाषा करते वक्त लिखा है कि किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी देते हैं जब उसमें कुछ लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फिर एक बार दोहराता हूं, किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी देते हैं जब उसमें जो कुछ लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कला के उद्देश्य अनेक है। कला के उद्देश्यों की चर्चा करते वक्त हम कहेंगे कि कला कला के लिए है, कला जीवन के लिए है, कला जीवन में प्रवेश के लिए है, कला जीवन से पलायन के लिए है, कला सेवा के लिए है, कला विनोद के लिए है। ये जो कला के उद्देश्य है, इन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली कोई भी किताब साहित्य या काव्य बन सकती है, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा का अर्थ बन सकता है। इस वीडियो में हमने काव्य के लक्षण, काव्य की परिभाषा पर विचार किया है। इन परिभाषाओं पर विचार करते वक्त हमने संस्कृत काव्य लक्षण, अंग्रेजी की परिभाषा तथा हिंदी विद्वानों की परिभाषाएं देखी है। अगले वीडियो में हम काव्य के तत्वों का विचार करेंगे। फिलहाल इतना ही।